हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू एनालिसिस 20 मार्च 2023 का। गाइस, सबसे पहले न्यूज़ से पहले हम कुछ आप डिस्कशन कर लेते हैं रिगार्डिंग द पीआईबी न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो देखो पीआईबी में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं वो हम डिस्कस करते हैं, जो कल की डेट की कुछ थी न्यूज़। देखो, एक आया है कि इंडिया एंड मालदीव्स का ना 4th डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग हुआ है। ठीक है, और इसमें आपका माले आपको पता ही है कैपिटल है मालदीव्स की, और डायलॉग में इसको को चेयर किया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने, डिफेंस सेक्रेटरी ने, और वहाँ की तरफ से भी काउंटर पार्ट में भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स आए थे। तो देखो यहाँ पे ना बेसिकली क्या लिया गया है, डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग जो है हाईएस्ट एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंटरेक्शन मैकेनिज्म है दो कंट्रीज़ के बीच का। ध्यान रखना, ऐसे ही स्टेटमेंट्स बन के आते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि जो हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ रिलेशंस होगा बिटवीन दी आर्म फोर्सेस और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है दो नेशंस के लिए, वो यहाँ पर गाइस यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है जी। उसके बाद ना देखो, मालदीव्स के बारे में अगर हम जानते हैं तो मालदीव एक तरह का आइलैंड नेशन है जो कि कहाँ लोकेटेड है, इंडियन ओशन में, साउथ वेस्ट श्रीलंका के, इंडिया के। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 26 अटॉल्स भी हैं। अटॉल्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड जो कि कोरल रीफ्स के आगे फॉर्म वगैरह हुआ हो। कैपिटल हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो आपको इस तरह से इसको ध्यान रखना है। सेकंड जो गाइस बड़ी इंपॉर्टेंट पीआईबी की न्यूज़ रही वो थी, हम ध्यान से देख लेते हैं, दैट इज़ पीएम मत्स्य संपदा योजना न्यूज़ में रहा। तो लेट्स डिस्कस इट कि क्या है। तो देखो, ये फ्लैगशिप स्कीम है फॉर फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑन द फिशरीज़। ठीक है, और कंट्री का ये मानना है क्योंकि हम इस वक्त प्रॉस्पर कर रहे हैं और हमारा मेन मोटिव है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो वो इसका मेजर एम जो है वो है अडॉप्ट क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोचेस एंड क्रिएट फिशरीज क्लस्टर थ्रू बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस के थ्रू। इसका फोकस यही है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, सच एज सीवीड एंड ऑर्नामेंटल फिश कल्टीवेशन हो, क्रिटिकल गैप जो फिश प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बीच में आ रहा है वो सब चीज़ें ठीक हो, कंसोलिडेट द अचीवमेंट ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, उसको ठीक करने के लिए नई नई इंटरवेंशंस ली जा रही हैं। इसको ना डिपार्टमेंट ऑफ गाइस फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी यही है सारी की सारी जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है ब्लू रिवोल्यूशन को और अच्छा टारगेट करने के लिए, उसके अचीवमेंट्स को लेने के लिए। तो दिस इज अबाउट द पीआईबी न्यूज़। नाउ लेट्स मूव टू द हिंदू एनालिसिस पार्ट। देखो, इसका सबसे पहला एडिटोरियल यहाँ पर आया हुआ है, मूविंग फॉरवर्ड विद अ न्यूअर कॉन्सेप्ट ऑफ यूएचसी। ध्यान से समझना, ऑथर का बहुत अच्छा लिखा हुआ एक आर्टिकल है, आपको कई सारे प्रोविजंस इसमें पता चलेंगे। देखो, हम सभी जानते हैं कि हेल्थ एक बेसिक ह्यूमन राइट है, मानते हो ना आप? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी भी दी है अंडर राइट टू लाइफ कि भाई सभी को एक अच्छा हेल्थ मिलना चाहिए। हेल्थ फॉर ऑल, और इसको इंडोर्स किया था बाय द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 1977 में। इस स्लोगन को एक इनहेरेंट इम्प्लीकेशंस हैं, दैट इज़ फॉर ऑल, विच मीन्स यूनिवर्सलाइजेशन। हम सभी जानते हैं कि किसी को भी एलिजिबल ये सब डिनाई नहीं करना है या किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटस, जेंडर, रेस, प्लेस, रेसिडेंस की वो अफोर्डेबल उसके लिए करना है। तो इसीलिए गाइस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात यहाँ पर की गई है और ये इंडिया में भी की गई है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी हमने 1983 में बनाई थी, यूएचसी हम 1977 से ही बात कर रहे हैं और हम सभी को कह रहे हैं कि हेल्थ फॉर ऑल गोल बाय 2000। अब ना हमारे यहाँ दो तरह के हेल्थ पर हम बात करते हैं, एक प्राइमरी केयर, एक सेकेंडरी केयर। प्राइमरी केयर में हम क्या बात करते हैं? प्राइमरी केयर में हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो प्राइमरी हेल्थ केयर एट आल्मा आटा 1978, देखो गाइस बहुत सारे ना डेटा इसमें मिलेगा आपको, कीप नोटिंग दैट डेटा। ठीक है, वेन एवर यू आर राइटिंग एनी आंसर रिलेटेड टू दी हेल्थ सेक्टर तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब प्राइमरी हेल्थ केयर में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई अल्मा आटा 1978 की, इसमें 8 कॉम्पोनेंट्स मिनिमम केयर जो सभी सिटीजन्स को चाहिए वो क्या क्या है कि सभी को ऑल हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ मैंडेट हो, सभी को प्रिवेंट डिजीज़ हो, सभी को वैक्सीनेशन लगाया जाए टाइमली, माइनर इलनेसेस का भी ट्रीटमेंट हो, जो भी एक्सीडेंट हो टू बी फ्री फॉर ऑल, है ना, गवर्नमेंट रिसोर्स का इस्तेमाल करके वो व्यक्ति बच पाए।
स्पेशली फॉर द पुअर, या कोई भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, या कोई क्रोनिक डिजीज़ है, कोई मेंटल इलनेसेस है, या कुछ भी इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट कराना है एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्राइमरी हेल्थ केयर, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हमारे पास ना प्राइमरी के बाद हमारे पास सेकेंडरी केयर होती है, सेकेंडरी केयर के बाद हमारे पास टर्शरी केयर होती है, ठीक है। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि इट मस्ट इनकम्पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर फॉर ऑल हु नीड इट एंड एट अफोर्डेबल कॉस्ट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। हम सभी ये चाहते हैं ना, हम 2047 की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारा कि हम सभी हेल्दी रहें और एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़िंदगी में हम जी पाएँ। उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल्स अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, बाय पेइंग देयर ओन पॉकेट्स, इनफ हमारे पास ना गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस नहीं है फॉर द पुअर। और उसके बाद फिर आप जानते हैं उनके लिए एक्सपेंसिव प्राइवेट केयर है, और उसके बाद हमारे उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करा जा रहा है वहाँ पर। तो सेकेंडरी और टर्शरी केयर बाय द स्टेट दी जानी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। अब यहाँ पर हमें इंश्योर क्या करना है कि डोमिनेंट अनरेगुलेटेड प्रॉफिट मेकिंग प्राइवेट सेक्टर जो है, या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर्स है, वर केप्ट हैप्पी एंड थ्राइविंग। दिस क्रिएटेड अ डिकॉटमी बिटवीन पेरिफेरल, प्राइमरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, एक तरह का डिकॉटमी क्रिएट करता है स्पेशलिस्ट केयर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर में। अगर हम चाहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस भी इफेक्टिवली काम करें, और जो इनका मेन मोटिव होना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि सभी को हेल्थ मिले, सभी को उनकी डिजीज़ से बचें, ठीक है, ये सब चाहिए। अब लुकिंग अहेड, ऑथर क्या कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, तो ये कह रहे हैं कि रियलाइजिंग दैट इवन द पुअर डू कॉन्ट्रैक्ट, है ना, किसी पुअर को भी तो क्रॉनिक इलनेस हो सकती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट मार सकता है, न्यूरल प्रॉब्लम हो सकती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है। इन सभी के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन टाइमली हो जाए, मैनेजमेंट ऐसा हो पेरिफेरल प्राइमरी हेल्थ इंस्टीट्यूशन का, प्राइमरी हेल्थ केयर वर्जन 2 और कॉम्प्रिहेंसिव पीएसए। मुझे अभी कह रहे हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर का ना देखो बहुत बड़ा काम होता है। अगर कोई डिजीज़ प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर पे नहीं भी हो रही है, तो एक कनेक्शन तो हो सेकेंडरी के साथ उसका, तो सेंसिबल मूव लेने की ज़रूरत है। तो ज़रूरत क्या है कि ऑपरेशनलाइज करा जाए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को इन इंडिया में 2013 वाला, और सेकंड हाफ द लास्ट डिकेड सॉ द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हमने मॉडल भी देखा उसका। तो हर इंडिविजुअल को क्योंकि ना हील होने का हक है, कॉम्प्लिकेशन से वो बचेगा, डिसेबिलिटी डेथ से बचे, एंड दैट राइट इज़ गारंटेड बाय ओनली बाय इंडिविजुअलिज्म, पब्लिक हेल्थ। नोबडी इज़ लेफ्ट अनकाउंटेड एंड अनकेयर्ड फॉर ऑल। अल्मा आटा डिक्लेरेशन जो प्राइमरी हेल्थ केयर की है कैन बी लेफ्ट बिहाइंड एज अ ब्यूटीफुल एडिफाइस ऑफ पास्ट कॉन्सेप्ट। तो अल्मा आटा डिक्लेरेशन प्राइमरी हेल्थ का क्या कह रहा है कि यहाँ पर वो लेट अस मूव फॉरवर्ड, हमें ज़रूरत है कि इससे ज़्यादा हम सोचें, और यूनिवर्सल हेल्थ केयर को बहुत ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं अचीव करना, तो हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी केयर अच्छे से चलना चाहिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्लोगन मस्ट बी अवॉइडेड एज इट इज़ डिसेप्टिव, है ना, झूठे झपाटे वाले बातें मत करो। Neither universal in the implementation nor comprehensive in the services. So WHO should not have yielded the World Bank or Rockefeller Foundation during the period of towards pro-market driven reform guidelines. तो ज़रूरी क्या है, बैक ट्रैक किया जाए कि क्या हेल्थ फॉर ऑल करा भी जा रहा है या नहीं करा जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में तो हम बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हाँ जी, हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कम करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे, हम फैमिलीज़ का हेल्थ बर्डन हटाएंगे, एम्पावरमेंट करेंगे फैमिलीज़ का। तो इसी से रिलेटेड ना एक डिक्लेरेशन आया था गाइस, दैट इज़ अस्ताना डिक्लेरेशन ऑफ 2018, जिसने बोला पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर ज़रूरी है। दो अल्कोहल, टोबैको, अल्ट्रा प्रोसेस फूड एंड योर इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोबाइल पोल्यूशन आर कंट्रीब्यूटेड बाय द कमर्शियल प्राइवेट सेक्टर एज वेल एस्टैब्लिश। तो ऑल्सो पुअर कंट्रीज़ जो होती हैं मिजबली फेल और अनविलिंग फॉर प्राइवेट सेक्टर रेगुलेशंस, है ना। पुअर कंट्रीज़ क्या होती हैं, मिजबली फेल हैं वो प्राइवेट सेक्टर रेगुलेशन नहीं कर पा रही है। वहाँ पे कहीं पे भी एड्रेस नहीं हुआ पॉवर्टी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, पुअर लाइवलीहुड के बारे में। बट इज क्वालिटी PHC ओनली एज अ कॉर्नर स्टोर फॉर योर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड इग्नोर्स ब्रॉडर यूनिवर्सल हेल्थ केयर को हम छोड़ देते हैं। ग्लोबली एक्सेप्टेड हेल्थ सिस्टम कैसा होना चाहिए, जैसे हम देखते हैं बीजिंग हेल्थ सिस्टम रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2012 का जब वहाँ पर हुआ, तो एक मल्टी नोडल सिस्टम था जहाँ पर वेरियड सेक्टर्स थे, प्रोफेशनल स्ट्रीम थी, नए नए स्पेशलिस्ट बैठे हुए थे, वैरायटी ऑफ स्टाफ था, डिलीवर कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सल हेल्थ केयर। तो नेशनल हेल्थ मिशन हमारा ना कंकरेंट करना चाहिए, इंटरसेक्टोरल जो हमारे थ्रस्ट है ना कि पोषण अभियान अच्छा चले, नेशनल फूड सिक्योरिटी अच्छा चले, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को हम लाएँ, वाटर सैनिटेशन, सर्व शिक्षा अभियान। ये कह रहे हैं कि ये सभी के सभी फुल्ली टैक्स फंडेड होने चाहिए, यूनिवर्सल हेल्थ केयर का ही पार्ट है ये। बट आयुष्मान भारत जन आरोग्य भीम योजना डैमेजेस दैट अप्रोच, ये कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एज पर द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य भीम योजना है वो इस अप्रोच को डैमेज करती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आर्टिकल में हमने कई तरह के डिक्लेरेशन देखे, कई तरह के कॉन्फ्रेंसेस में क्या क्या बातें आई हैं वो आपको इस आर्टिकल के थ्रू समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइस, है ना। हम गाइस पढ़ते हैं आज, और ये हो सकता है देखो इस बार भी आपका ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे मेंस में एक क्वेश्चन आया था।
हो सकता है इस बारी आपसे व्हाट इज़ लेट लाइफ डिप्रेशन के बारे में पूछा जा सके और ये कैसे नेविगेट कर सकते हैं। देखो, जेराट्रिक आपका डिप्रेशन जो होता है, 3 इसके रिस्क फैक्टर होते हैं, एक बायोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, सोशल है। अब इसका एक्सपर्ट ने आपका 4 pronged आपके अप्रोचेस बताए हैं, जिसमें साइकोथेरेपी होगी, मेडिकेशंस होगा, ब्रेन स्टिमुलेशन होगा और फैमिली थेरेपी। 4 तरीके की थेरेपी से व्यक्ति बच सकता है। देखो, लेट लाइफ डिप्रेशन का मतलब क्या है कि यानी कि लेट एज में डिप्रेशन आ रहा है, मल्टीपल फैक्टर्स हमने पढ़े ही है, समझ लिए। अब बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर क्या होता है? देखो, बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर क्या मतलब है कि जो हमारे बायोमार्कर्स हैं, यानी कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं ब्लड में, बॉडी फ्लूइड में या दूसरे टिश्यूज़ में, ये सारे के सारे साइन होते हैं कि हमारा डिजीज़ प्रोसेस है फॉर एलएलडी। इन अदर हैंड अगर हम बात करें तो स्टडीज़ में ये भी पता चला है कि जो भी हमारे जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन है एलएलडीज़ पर, उसके एविडेंस मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब कोड अगर आप निकालो तो जिसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं कि वस्कुलर डिप्रेशन हो रहा है और स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है कि भाई लीड्स टू सस्टेन सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, उससे बढ़ रहा है। और जो हार्मोन है ना आपकी पूरे बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को वो बचाता है उससे, है ना। आपका जो कॉर्टिसोल होता है ना, सस्टेन्ड उसका अगर सिक्रेशन हो रहा है तो इसका मतलब है दैट हार्मोन दैट रेगुलेट्स द बॉडी स्ट्रेस हार्मोन। इंक्रीज कॉर्टिसोल लेवल से लेकिन क्या होता है, ब्रेन सेल्स आपके लॉस होने शुरू हो जाते हैं हिप्पोकैम्पस में, जिसका मतलब है मेमोरी लर्निंग खत्म हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, हार्ट अटैक्स, हार्ट कंडीशंस, उससे और ज़्यादा डायबिटिक कंडीशंस क्रिएट होनी, डिप्रेसिव सिम्टम्स आने जाना, ना इसे मैनिफेस्ट करते हैं ना, पर्सन डजंट ऑप्टिमली रिकवर फ्रॉम फिजिकल इलनेस। तो ऐसी सिचुएशन बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स की वजह से होती है ना। व्हाट इज़ द साइकोलॉजिकल मैटर्स, है ना, साइकोलॉजिकली क्या दिक्कत आती है? देखो, साइकोलॉजिकली यहाँ पर ये बताता है कि न्यूरोटिसिज्म, यानी कि जो पर्सनालिटी डिस्पोजिशन है, यानी कि अब नेगेटिव इमोशंस भरे पड़े हैं ना, कोई बात कर नहीं रहा है हमसे फैमिली में, एंगर है, इरिटेबिलिटी है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, किसी चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेशन है, जॉब नहीं है, ठीक है, एल्डरली पीपल्स के पास, और डिप्रेशन एक तरह से बढ़ रहा है। लोकस जो है कंट्रोल का रेफर्स डिग्री, इसमें कि भाई इंडिविजुअल अपने आप को सेंस ऑफ एजेंसी इन देयर लाइफ मानता है, तो पर्सन विल एक्सटर्नल लोकस, वो सब रैंडम चांस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स मतलब आ रहे हैं जो कि उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको। ठीक है, तो भाई, और यहाँ पर बताया गया है कि 1985 में लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी हुई एम्स्टरडैम में, जिसमें पाया गया कि इमरजेंस एंड परसिस्टेंट जो डिप्रेसिव सिम्टम्स के हैं वो एक्सटर्नल लॉस कॉज ऑफ फैक्टर्स की वजह से, कंट्रोल की वजह से आते हैं। ये तो साइकोलॉजिकल मैटर रहा कि न्यूरोटिसिज्म वाला प्रॉब्लम आता है। दूसरा आप क्या है, सोशल रिस्क फैक्टर क्या होता है, यानी कि लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अगर है तो उससे भी डिप्रेसिव अक्रॉस लाइफ पूरा चलता है, परसेप्शन ख़राब होने लग जाता है, स्ट्रक्चर आपका जो सोशल नेटवर्क का है, टेंजिबल असिस्टेंस में नहीं मिल रही होती अगर, तो फिर ये सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो टाइमली रिमाइंडर लेने की ज़रूरत है, नॉट अज्यूम दैट ओल्डर एडल्ट्स आर बाउंड टू एक्सपीरियंस डेफिसिट इन सोशल सपोर्ट। ठीक है, अब क्लिनिकल असेसमेंट कैसे की जाती है, तो ना इवैल्यूएट करा जाता है, इनकी करंट एपिसोड की ड्यूरेशन देखी जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है, कितना ज़्यादा डिप्रेसिव है, कितना प्रीवियस, जब पहले लास्ट टाइम कितना डिप्रेसिव थे, कोई सब्सटेंस मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा तंबाकू वगैरह, कुछ ऐसी कुछ ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रहे हैं। फिर उनका कॉग्निटिव स्टेटस चेक करा जाता है, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन लिया जाता है। तो नो असेसमेंट इज कंप्लीट, लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन सारा सब कुछ कर उसमें चेक करा जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में फिजिशियन को बुलाया जाता है, कहीं थायराइड की दिक्कत तो नहीं है, मेटाबॉलिक पैनल या विटामिन B12 की दिक्कत, विटामिन D की कमी, ये सब चीज़ें चेक की जाती है। अब ये कह रहा है कि हाउ इज़ लेट लाइफ डिप्रेशन ट्रीटेड, इसको ट्रीट कैसे करें। 4 pronged आपकी अप्रोचेस मैंने आपको भी बताई भी की जाती हैं, उसको थ्रू इसको ठीक किया जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है रेंज ऑफ आपका सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग्स भी कई बार ट्रीट करे जाते हैं, दिए जाते हैं, ताकि ये स्थिति से बाहर आए। लेकिन ये कह रहा है कि कैन फैमिली मेम्बर्स हेल्प। हाँ जी, फाइनल कॉम्पोनेंट जो होता है ना, फैमिली थेरेपी, वो भी देना अगर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो दोगे तो उससे जो जितने भी डिसफंक्शनल फैमिली होते हैं ना, उससे डिप्रेसिव सिम्टम शुरू हो जाते हैं। तो एल्डरली पीपल को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिविजुअल के डिस्ट्रेस को रोका जाए, फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट किया जाए कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर नाम की भी चीज़ होती है, और वहाँ पर उनको उनके साथ बैठा जाए, उनके साथ बातचीत की जाए। ठीक है, तो फैमिली कैन हेल्प बाय रिमूविंग पॉसिबल इम्प्लीमेंट्स ऑफ सुसाइड से बचा सकती है, मेडिकेशंस वगैरह जो ठीक टाइम से अगर दिए जा रहे हैं। तो यानी कि LLDs जो है आपका वो वेरी ट्रीटेबल है। तो यानी कि जो हमने पढ़ा अभी क्या, लेट लाइफ डिप्रेशन जो हमने पढ़ रहे हैं वो ट्रीटेबल है। ठीक है, अगर हम पूरी तरह से टेक केयर करेंगे, सोशल फैक्टर्स, सारे रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से बचा जा सकता है। नेक्स्ट आपका आज वर्ड ऑफ द डे है ट्रेड्यूस। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ में ना आप अनफेवरेबल बात कर रहे हो। ठीक है, आपने वुमेन के बारे में कुछ गलत बोल दिया, या किसी चीज़ के बारे में भी गलत बात करना, बैड माउथ इसे कहते हैं, मलाइन कहते हैं। तो ही हैज़ पेड मल्टीपल पीपल टू ट्रेड्यूस टू हिज राइवल्स कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ गाइस यहाँ पर है आज की लास्ट न्यूज़ है ये हमारी। बैकग्राउंड रेडिएशन हायर इन केरला बट नो रिस्क स्टडी। देखो, हायर रेडिएशन लेवल कॉलम में हुए, जिसकी वजह से मोनोजाइट साइंस जो थे दैट आर हाई इन थोरियम, उससे पता चला कि भी नेचुरल बैकग्राउंड जो गामा रेडिएशन था यहाँ पर, वो भी काफ़ी यहाँ पर बड़ा हुआ नज़र आया। तो इन पार्ट ऑफ केरला बैकग्राउंड रेडिएशन लेवल जो इमिट हुए रॉकी सब्सटेंसेस से, रॉक से, सैंड से, माउंटेन से, नियरली 3 टाइम मोर देन द व्हाट्स हैज़ बीन अज्यूम। तो पैन इंडिया स्टडी चला,
BRC बावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर था। रेडिएशन की वजह से होता क्या है, रेडिएशन की वजह से आपका क्या होता है, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, अनस्टेबल एलिमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूएंट जो मैटर का होता है इनसाइड, वो सब कुछ कुछ नई नई बॉडीज इसमें इंक्लूड होने लगती हैं। तो गामा रेज एक तरह का रेडिएशन है जो कि अनऑब्स्ट्रक्टेड चीज से पास होता हुआ जाएगा थ्रू द मैटर, और एक्सट्रीमली एनर्जेटिक होता है, हार्मलेस होता है अनलेस प्रेजेंट एट अ लार्ज कॉन्सेंट्रेटेड डोजेस, तब तो दिक्कत है। स्पेशली अराउंड आपका जो ये न्यूक्लियर प्लांट्स है ना, गामा रेडिएशन लेवल्स आर मॉनिटर किए जाते हैं इनको, कि इनकी एवरेज क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। इवन जो आपका IAEA है, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वो मैक्सिमम रेडिएशंस को स्पेसिफाई करती है, एक्सपोजर लेवल को चेक करती है, ठीक है, ताकि वो चेक करा जा सके कि इंडिया का एटॉमिक एनर्जी स्टैब्लिशमेंट कितना हो गया। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो ये कह रहा है कि हायर द रेडिएशन लेवल्स इन कोलम आर एट्रीब्यूटेड टू, कहाँ से आया, मोनोजाइट सैंड्स की वजह से आया, जो कि हाई होता है थोरियम में। तो इसमें इंडिया का लॉन्ग टर्म प्लान है कि सस्टेनेबली इसको प्रोड्यूस करना है न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में। तो इन सदर्न इंडिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रेनाइट एंड बसाल्टिक, इसी वजह से यहाँ पर हायर लेवल ऑफ रेडिएशन है फ्रॉम यूरेनियम डिपॉजिट। समझ आया, क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर हायर लेवल ऑफ रेडिएशन किस वजह से है, तो आप बताओगे कि भाई ग्रेनाइट की वजह से और बसाल्टिक और वोल्केनिक रॉक्स की वजह से ऐसा होता है। तो guys, this is all about today's newspaper. Thank you so much. Keep liking, subscribing to our channel.